हेलो स्टूडेंट्स, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाया जा रहा है जिसमें 8 हेडिंग कंप्लीट हो चुके हैं। 9th हेडिंग आज स्टार्ट करना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से वर्गीकृत हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला है इसका अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध रहता है, ठीक है, वह बंध टूटता है, उसके बारे में आपको पहले बताया जाएगा। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा तो हाइड्रोजन अलग होगा H+ के रूप में, इसी को क्या कहेंगे? अम्लता कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ध्यान से। तो पहला है अम्लता, जिसमें कौन सा बंध टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा। धातुओं क्षारों के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल की तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल विद्युत धनी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से एल्कोहल जो है विद्युत धनी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, ठीक उसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल भी विद्युत धनी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। तथा फिनाल की तरह क्षारों के साथ लवण बनाता है। ठीक है, जैसे फिनाल जो है क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है, ठीक उसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। यह दुर्बल क्षारक जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वे दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। यह अभिक्रिया यौगिक में उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह को पहचानने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो अगर जो है यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह होगा तो वह दुर्बल क्षारक जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेंगे। देखिए ध्यान से, यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH। यह जो है धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है जिससे हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है और आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो क्षार से क्रिया कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें जो है सोडियम लवण बन रहा है RCOO Na+ और H2O बन रहा है। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है दुर्बल क्षारक जैसे यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, इससे अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, यह कार्बोक्सिलिक समूह के पहचानने में इसका यूज किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होकर कार्बोक्सिलेट ऋणायन तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं जो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह जल में वियोजित हो जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है? कार्बोक्सिलेट ऋणायन बनाता है और हाइड्रोनियम आयन देता है जो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्रदान करते हैं। देखें ध्यान से, यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH। यह जल में H2O में वियोजित हो जाएगा जिससे क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O+ और कार्बोक्सिलेट ऋणायन बनेगा। यह आपका कार्बोक्सिलेट ऋणायन है RCOO- और यह जो है अनुनाद के कारण स्थायित्व प्रदान प्राप्त कर लेगा। कैसे? देखें ध्यान से, यहाँ से शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। ठीक है, यह माइनस जो है
फिर यह कार्बन पर कमी होगा तो यह इसको खींचेगा, ठीक। माइनस अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा। जैसे दूसरे स्ट्रक्चर में देखें, यह ऑक्सीजन अगर खींचता है तो इस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, अगर यह ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो माइनस है वह दोनों ऑक्सीजन पर क्या है, लोकलाइज्ड है, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन पे आप देख रहे हैं माइनस जो है वो लोकलाइज्ड है, विस्थानिक माइनस है। तो यह अनुनाद की घटना दिखाता है कार्बोक्सिलेटेड आयन, जिसके कारण यह स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन और कार्बोक्सिलेटेड आयन बनाता है, इस अभिक्रिया के लिए अगर के का मान लिखें, ठीक है, के इक्विलिब्रियम साम्यावस्था के लिए के क्या होगा, तो के इक्विलिब्रियम जो होगा वह होगा आपका एक्टिव मास ऑफ H3O प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ RCOO माइनस अपान एक्टिव मास ऑफ H2O इंटू एक्टिव मास ऑफ RCOOH, ठीक है। तो यह हो गया के इक्विलिब्रियम, ठीक है। के साम्यावस्था के लिए यह हो गया आपका। अब यहाँ पे H2O का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो के इक्विलिब्रियम इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O, यह किसके बराबर हो जाएगा, के ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और बच गए यहाँ पर क्या, एक्टिव मास ऑफ H3O प्लस और एक्टिव मास ऑफ RCOO माइनस अपान एक्टिव मास ऑफ RCOOH, यह बच जाएगा आपका। H2O से के इक्विलिब्रियम में मल्टीप्लाई कर दिए और जो बच गए उसको आप लिख दिए। तो यह जो आपका के इक्विलिब्रियम इंटू H2O है, एक्टिव मास ऑफ H2O है, इसको आप लिख सकते हो के के बराबर, जिसे अम्ल वियोजन स्थिरांक कहेंगे, ठीक है। जहाँ के इक्विलिब्रियम क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है, जबकि के क्या है, अम्ल वियोजन स्थिरांक है, ठीक है। सुविधा के लिए अम्लों के सामर्थ्य सामान्यतः के ए मान के बजाय पी के मान से इंगित करते हैं। अम्ल का जो सामर्थ्य होता है उसको कैसे दिखाते हैं, के ए के बजाय पी के ए मान से प्रदर्शित करते हैं अम्लों के सामर्थ्य को। पी के ए बराबर माइनस लाग के ए, पी के ए बराबर क्या होगा, माइनस लाग के ए होगा, जो अम्ल के सामर्थ्य को बताएगा। देखें यहाँ से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पी के ए का मान -7 होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के पी के ए का मान कितना होता है, -7 है। जबकि ट्राईफ्लोरोएस्टिक अम्ल जो प्रबलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, बेंजोइक अम्ल तथा एस्टिक अम्ल के पी के ए का मान 0.23, 4.19 और 4.76 होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ट्राईफ्लोरोएस्टिक अम्ल का पी के ए कितना होता है, 0.23 होता है, ठीक है। जो प्रबलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है ट्राईफ्लोरोएस्टिक अम्ल, और बेंजोइक अम्ल का पी के ए 4.19 है और एस्टिक अम्ल का पी के ए 4.76 होते हैं। अब देखें ध्यान से, अम्ल का पी के मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा, ठीक है। जिस अम्ल के लिए पी के का मान जितना कम होगा वह उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा। तो पी के का मान आप देख रहे हैं कि ट्राईफ्लोरोएस्टिक अम्ल का सबसे कम है 0.23, अतः यह प्रबलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, ठीक है। अर्थात यह एक उत्तम प्रोटॉन दाता होगा। प्रबल अम्लों का पी के मान 1 से कम होता है। जो प्रबल अम्ल होते हैं उनके लिए पी के का मान 1 से कम होता है। मध्यम प्रबल अम्लों के लिए पी के का मान 1 से 5 के मध्य होता है, ठीक है। जो मध्यम प्रबल अम्ल है उनके लिए पी के का मान 1 से 5 के बीच में होता है।
दुर्बल अम्लों के pKa का मान 5 से 15 के मध्य होता है। ठीक है, जो दुर्बल अम्ल हैं उनके लिए pKa का मान 5 से 15 के मध्य होता है तथा अधिक दुर्बल अम्लों में के pKa का मान 15 से अधिक होता है। ठीक है, अगर अम्ल जो है बहुत ज़्यादा दुर्बल है तो उसके लिए pKa का मान क्या होगा, 15 से अधिक होगा। प्रबल है तो उसका pKa का मान 1 से कम होगा। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। अम्लता के बारे में आपसे चर्चा हो रही है कार्बोक्जिलिक अम्ल के। कार्बोक्जिलिक अम्ल खनिज अम्लों से दुर्बल होते हैं। ठीक है, जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है वह खनिज अम्लों से दुर्बल अम्ल होता है, लेकिन परंतु एल्कोहल और अनेक सरल फिनालों से प्रबल होते हैं। कार्बोक्जिलिक अम्ल जो हैं वे खनिज अम्ल से दुर्बल होते हैं, लेकिन एल्कोहल और अनेक फिनालों से प्रबल अम्ल होते हैं। एथेनॉल का pKa लगभग 16 होता है। ठीक है, और फिनाल का pKa का मान 10 होता है। ठीक है, वास्तव में आपने अब तक जिन कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया है उनमें कार्बोक्जिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय है। ठीक है, जितने भी कार्बनिक यौगिक आपको बताए गए, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन में जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। आपको पहले से ही ज्ञात है कि फिनाल एल्कोहल की अपेक्षा क्यों अधिक अम्लीय होता है। फिनाल जो है वह एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है क्योंकि फिनाल में अनुनाद होता है जिसके कारण स्टेबिलिटी मिलती है, तो वह जो है हाइड्रोजन को अलग कर देता है, निकाल देता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, जिससे फिनाक्साइड आयन बना देता है और वो स्टेबल हो जाता है और वो अम्लता दिखाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बोक्जिलिक अम्लों की फिनालों की अपेक्षा उच्च अम्लता को समझाया जा सकता है कि कार्बोक्जिलिक अम्ल जो है वो फिनाल से अधिक अम्लीय है। क्या, जैसे एल्कोहल का आप समझाते हैं, फिनाल का समझाते हैं, ठीक उसी तरह से इसका भी समझा सकते हैं। कार्बोक्जिलिक अम्ल का संयुग्मी क्षारक, ठीक है, जो कार्बोक्जिलिक अम्ल का संयुग्मी क्षारक होता है वह कार्बोक्सिलेट आयन दो समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। यूँ इसमें ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है यहाँ पर COO माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन में जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वह अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के ऊपर होता है और वह डीलोकलाइज्ड होता है, मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन दो समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। यूँ इसमें ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित होते हैं। ठीक है, जबकि फिनाल में क्या होता है, फिनाल का संयुग्मी क्षारक एक फिनाक्साइड आयन होता है। ठीक है, फिनाल का संयुग्मी क्षारक क्या होता है, एक फिनाक्साइड आयन होता है जिसकी अनुनादी संरचनाएं असमान होती हैं और इसमें ऋणावेश अल्प विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर होता है। फिनाल में जो ऋणावेश होता है वह किस पर होता है, अल्प विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर होता है। तो इसमें जो है फिनाल में जो ऋणायन होता है वो किसके ऊपर होता है, कार्बन पर होता है। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ पे कार्बन पर ऋणायन बढ़ जाता है, यहाँ दो बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऋणायन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऋणायन है। तो फिनालों में जो ऋणायन आता है वो कार्बन परमाणु पे आता है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में जो ऋणायन आता है वो ऑक्सीजन परमाणु पे आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि
कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो संयुग्मी क्षारक है वह कार्बोक्सिलेट आयन जो समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है, प्राप्त करता है, और इसमें ऋणावेश अधिक विरली ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित होता है। फिनाल का संयुग्मी क्षारक एक फिनाक्साइड आयन होता है जिसकी अनुनादी संरचनाएं असमान होती हैं और इसमें ऋणावेश अल्प विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। इसलिए फिनाक्साइड आयन में अनुनाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आयन में है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणायन ऑक्सीजन पे होता है जबकि फिनाक्साइड आयन में ऋणायन कार्बन पे होता है। तो इस आधार पे अनुनाद जो है वह फिनाक्साइड आयन में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आयन में। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश 2 विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानित होता है। ठीक है, जो कार्बोक्सिलेट ऋणायन पर, यह आपका कार्बोक्सिलेट ऋणायन है, इस ऑक्सीजन पे जो माइनस है यह एक ऑक्सीजन पर नहीं होता है, यह मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश 2 विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानित होता है जबकि फिनाक्साइड आयन में यह ऋणावेश एक ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर कम प्रभावी ढंग से विस्थानित होता है। ठीक है, फिनाक्साइड में क्या होता है, फिनाक्साइड आयन में जो ऋणावेश होता है वह एक ऑक्सीजन परमाणु और कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर कम प्रभावशाली ढंग से विस्थानित होता है। ठीक है, जिसके कारण कार्बोक्सिलेट आयन फिनाक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायित्व प्रदान कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलेट आयन ऋण आयन होता है वह अधिक अस्थायी होता है किसकी तुलना में, फिनाक्साइड आयन की तुलना में। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन का जो ऋण आवेश है वह 2 विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानित होता है जबकि फिनाक्साइड आयन में यह ऋण आवेश एक ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर कम प्रभावशाली ढंग से विस्थानित होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन फिनाक्साइड आयन की तुलना में अधिक अस्थायित्व प्राप्त होता है। ठीक है, अधिक अस्थायित्व प्राप्त होता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनालों की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं, आसानी से हाइड्रोजन को त्याग कर देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल की तुलना में। ठीक है ना। अब प्रश्न है कि कार्बोक्सिलेट आयन से जो ग्रुप जुड़ेंगे वह क्या प्रभाव डालते हैं उसकी अम्लता पर। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव होगा उसको देखते हैं। जैसे 2 तरह के प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ सकते हैं। जैसे ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन है COO माइनस RCOO माइनस, तो R के जगह 2 लोग जुड़ सकते हैं। एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप जुड़ सकता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करे कार्बन से, और एक ऐसा ग्रुप जुड़ सकता है जो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ाने का काम करे कार्बन पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह अर्थात इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप कार्बोक्सिलिक आयन को अस्थायीकृत करते हैं जिससे अम्ल का सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ेंगे जैसे NO2 हुआ, तो क्या करेगा,
कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और कार्बन ऑक्सीजन से खींचेगा जिससे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और हाइड्रोजन H+ के रूप में अलग हो जाएगा, अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन को अस्थायी बना देगा और अम्ल को दुर्बल कर देता है। ठीक है, यह अस्थायी हो जाएगा और H आयन जो है आसानी से अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पे हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, प्रतिस्थापी संयुग्मी क्षारक के स्थायित्व को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में RCOOH ग्रुप में जो R आ रहा है प्रतिस्थापी के रूप में, ठीक है, वह प्रभावित कर सकता है। ठीक है, कौन सा जुड़ा होगा? प्रतिस्थापी संयुग्मी क्षारक के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं, अतः कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को भी प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह हैं, प्रेरक या अनुनादी प्रभाव द्वारा ऋणावेश को विस्थानित करके संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह जुड़ेंगे तो वह प्रेरक प्रभाव या फिर अनुनादी प्रभाव द्वारा ऋणावेश को विस्थानित कर देंगे, डिलोकलाइज कर देंगे, जिससे संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ठीक है, संयुग्मी क्षारक को अस्थायित्व प्रदान करके अम्लता को घटा देते हैं। ठीक है, तो अगर जो है इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ेंगे तो उससे संयुग्मी क्षारक को अस्थायित्व प्रदान होगा और अम्लता घट जाएगी। देखिए ध्यान से, निम्नलिखित समूहों का प्रभाव, देखें, निम्नलिखित समूहों का प्रभाव अम्लता बढ़ाने के क्रम में है। ठीक है, ये अलग अलग समूह दिए गए हैं जो अम्लता बढ़ाने के क्रम में दिया गया है। ठीक है, यह क्रम आप देख रहे हैं कि CF3 ज़्यादा अम्लीय है सबसे, NO2 उसके बाद, फिर CN, फिर F, फिर Cl, Br, फिर I और लास्ट में PS। ठीक है, pH लेस देन आयोडीन, लेस देन ब्रोमीन, लेस देन क्लोरीन, लेस देन फ्लोरीन, लेस देन साइनाइड, लेस देन नाइट्रो ग्रुप, लेस देन CF3। अतः निम्नलिखित अम्लों को उनकी घटती हुई अम्लता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, यह जो क्रम है वह घटती हुई अम्लता के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, यह समूह हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ेंगे और उसकी अम्लता को प्रभावित करेंगे। ठीक है, जब CF3 जुड़ जाएगा तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, तुरंत हाइड्रोजन आयन को अलग कर देगा। ठीक है, सबसे कम अम्लीय pH के जुड़ने के कारण होगा। यह आप क्रम देख रहे हैं जो अम्लों की घटती हुई अम्लता के आधार पर है। ठीक है, pKa का मान क्रम पर आधारित है। जैसे देखें, कुछ और क्रम दिए गए हैं, CF3COOH सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, उसके बाद है CCl3COOH, फिर CSCl2COOH, NO2CH2COOH, फिर NCCH2COOH। यह क्रम है आपका। ठीक है, फिर आप देखें FCH2COOH ग्रेटर देन, यह क्रम दिया गया है क्रमशः, फिर यह क्रम दिया गया है। ठीक है, यह जो है अम्लता का क्रम आप देख रहे हैं यहाँ पर दिए गए हैं। कार्बोक्सिलिक समूह पर, ठीक है, फेनिल अथवा वाइनिल समूह के सीधे संयुक्त होने से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक समूह पर फेनिल अथवा वाइनिल समूह, कार्बोक्सिलिक समूह पर
फेनिल अथवा वाइनिल समूह सीधे जुड़ जाएं, सीधे संयुक्त हो जाएं, तो संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? अनुनाद प्रभाव के कारण बढ़ जाती है। ठीक है ना? देखें ध्यान से, कार्बोक्सिलिक समूह की पर फेनिल या वाइनिल समूह के सीधे संयुक्त होने से संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता बढ़ जाती है, जो नीचे दर्शाए गए अनुनाद प्रभाव के कारण अपेक्षित कमी के विपरीत है। देखें ध्यान से, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जुड़ा हुआ है CH211CH COOH। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस कार्बन प्लस आएगा। कार्बन अपने प्लस को समाप्त करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे इस कार्बन प्लस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन प्लस आएगा और इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने के कारण यहाँ दो बंध बन जाएगा। तो यह दो स्ट्रक्चर हैं जिसमें अनुनाद की घटना होगी। यह दोनों अनुनादिक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसा कार्बोनिल समूह से संलग्नित sp2 संकरित कार्बन, ऐसा कार्बोनिल समूह से संलग्नित sp2 संकरित कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें जो कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन है उसका संकरण क्या है? sp2 संकरण है। ठीक है, कार्बोनिल समूह से संलग्नित sp2 संकरित कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब देखते हैं एरोमेटिक में क्या होता है। ध्यान दें, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की फिनाल वलय पर, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की फेनिल वलय पर इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह की उपस्थिति अम्लता को बढ़ाती है। ठीक है, यदि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो उसके फेनिल वलय पर इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले अगर समूह उपस्थित हों तो अम्लता क्या होती है? बढ़ जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति में अम्लता घट जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, यह आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इससे जुड़ा हुआ है OCH3 जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाएगा इसमें रिंग में, इसलिए इसकी अम्लता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 4-मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल, इसके लिए pKa का मान 4.46 है। जबकि यह आपका बेंजोइक अम्ल है जिसकी अम्लता है 4.19 pKa का मान। तो pKa का मान यहाँ पर बढ़ गया है, जो अम्लता घट गई है। 4.46 हो गया है, अर्थात अम्लता घट गई है। pKa का मान जितना कम होता है वह उतना अम्लीय होता है, जितना अधिक होता है उतना कम अम्लीय होता है। तो बेंजोइक अम्ल का pKa 4.19 है, जबकि 4-मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल का pKa का मान 4.46 है। यह कम अम्लीय है बेंजोइक अम्ल की तुलना में। लेकिन अगर बेंजोइक अम्ल से NO2 ग्रुप जुड़ा हो, यह कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन अपनयन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो यह क्या करेगा? बेंजोइक अम्ल की अम्लता को बढ़ा देगा। अब आप देख रहे हैं कि 4-नाइट्रो बेंजोइक अम्ल में pKa का मान 3.41 है, अर्थात अम्लता क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह उपस्थित होंगे तो अम्लता बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन दाता समूह वाले अगर जुड़े रहेंगे तो अम्लता घट जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा रासायनिक गतिविधि के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। कब? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लता को प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण दिखाता है, उसके बारे में आपको बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्बन और हाइड्रोक्साइड आबंध के विदलन संबंधी अभिक्रियाओं के बारे में। जब कार्बन और OH के बीच का बंध टूटेगा तो उसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं उनके बारे में हम
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।